नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य मुद्रा। इस धरती पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें समय ने ढक तो दिया लेकिन मिटा नहीं पाया। कुछ ज्ञान ऐसा है जो हजारों साल पुराना है, फिर भी आज के विज्ञान के लिए एक सवाल बना हुआ है। मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और सच्चे रहस्यों पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक वो ज्ञान पहुंचे जो किताबों में छुपा रह गया। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको रहस्य जानना पसंद है, अगर आपको सच्चा इतिहास और प्राचीन ज्ञान समझना है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सफर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित लौह स्तंभ प्राचीन भारत की उस धातु तकनीक का प्रमाण है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह स्तंभ लगभग 1500 वर्ष पुराना माना जाता है और इसे गुप्त काल में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थापित किया गया था। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुले वातावरण में रहने के बावजूद इस पर आज तक जंग नहीं लगी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ का गहन अध्ययन किया। पता चला कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है और सल्फर और मैंगनीज लगभग नहीं है। इसके कारण स्तंभ की सतह पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बन गई जो लोहे को नष्ट होने से बचाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शुद्ध धातु और इतनी सटीक मिश्रण प्रक्रिया आज से हजारों वर्ष पहले कैसे संभव हुई, इसका स्पष्ट उत्तर अब तक नहीं मिल पाया है। उस समय न तो आधुनिक भट्टियां थीं, न ही मापन की उन्नत मशीनें। यह स्तंभ आज भी उसी स्थान पर खड़ा है और यह साबित करता है कि प्राचीन भारत के धातुकार सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि उच्च स्तर के वैज्ञानिक थे। सवाल यही है, क्या वह तकनीक समय के साथ खो गई या फिर हम उसे समझने में अब भी पीछे हैं? प्राचीन भारत में उड़ान की कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं थी बल्कि एक अध्ययन का विषय थी। इसके प्रमाण संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों में मिलते हैं। रामायण और महाभारत में विमानों का वर्णन काव्यात्मक भाषा में किया गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों में इन्हें तकनीकी दृष्टि से भी समझाने का प्रयास हुआ। वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ में विमानों की संरचना, उनके धातु मिश्रण, आकार और संचालन से जुड़ी बातें लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में ईंधन के रूप में पारद और अन्य धातुओं के प्रयोग का उल्लेख मिलता है जो उस समय की धातु विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित उच्च स्तर पर विकसित थे। ग्रहों की गति, हवा की दिशा और ऊंचाई की गणना, बिना इन गणनाओं के किसी भी उड़ान की कल्पना संभव नहीं थी। आधुनिक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि आज के जैसे विमान उस समय मौजूद थे या नहीं, इस पर स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि उड़ान से जुड़ा सैद्धांतिक ज्ञान प्राचीन भारत में मौजूद था। सवाल यह है, क्या वह तकनीक समय के साथ खो गई या फिर हम अभी भी उस ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी जन्म भी नहीं लिया था, तब प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा एक विकसित विज्ञान के रूप में मौजूद थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महर्षि सुश्रुत, जिन्हें आज शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता आज भी चिकित्सा इतिहास का अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन है और लगभग 120 चिकित्सीय उपकरणों की जानकारी दी गई है। इनमें नाक की शल्य चिकित्सा, कान और होंठ की मरम्मत, पत्थरी निकालने की प्रक्रिया और घावों की गहरी सफाई शामिल है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुश्रुत रोगी को शल्य से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने की विधि जानते थे। दर्द कम करने के लिए औषधीय पेयों का प्रयोग, साफ सफाई के नियम और शल्य के बाद देखभाल की स्पष्ट प्रणाली पहले से तय थी। आधुनिक शोध यह मानता है कि आज की प्लास्टिक सर्जरी की नींव इन्हीं तकनीकों पर आधारित है। हालांकि साधन सीमित थे, लेकिन ज्ञान अत्यंत गहरा था। सवाल यही है, जब इतने उन्नत सिद्धांत हजारों वर्ष पहले मौजूद थे, तो क्या प्राचीन भारत चिकित्सा विज्ञान में अपने समय से कहीं आगे नहीं था? हजारों वर्ष पहले जब आधुनिक पंप और पाइपलाइन का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की ऐसी प्रणालियां थीं जो आज भी उदाहरण मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नालियां, सार्वजनिक स्नानागार और घर घर तक जल निकासी की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दक्षिण भारत में हजारों वर्ष पुराने तालाब, एरियाओं और चेक डैम जैसी संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। चोल काल की जल संचयन प्रणाली कई आधुनिक योजनाओं से अधिक टिकाऊ सिद्ध हुई है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में बावड़ियां और कुंड इस बात का प्रमाण है कि पानी की एक एक बूंद को कैसे संरक्षित किया जाता था।
इन संरचनाओं का तापमान साल भर स्थिर रहता था, जिससे पानी खराब नहीं होता था। आधुनिक इंजीनियरों का मानना है कि ये प्रणालियां स्थानीय भूगोल और जलवायु को गहराई से समझकर बनाई गई थी। यही कारण है कि बिना बिजली और मशीनों के ये संरचनाएं सदियों तक चली। सवाल यही है, जब प्राचीन भारत इतनी टिकाऊ जल तकनीक जानता था, तो क्या आज हमें उनसे फिर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं? जब दुनिया के कई हिस्सों में समय की गणना अनुमानों पर आधारित थी, तब प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान एक सटीक और विकसित विज्ञान बन चुका था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ऋतुओं के परिवर्तन और वर्ष की वास्तविक अवधि की सटीक गणना की थी। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। प्राचीन भारतीय पंचांग सिर्फ धार्मिक तिथियों के लिए नहीं, बल्कि कृषि, यात्रा और सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन पंचांगों में तिथि, नक्षत्र, योग और करण की गणना इतनी सटीक थी कि आज भी उनका उपयोग किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हजारों वर्ष पुराने ये गणितीय सूत्र आधुनिक खगोल गणनाओं से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। ग्रहण की भविष्यवाणी मिनटों की सटीकता से की जाती थी, जो बिना दूरबीन और आधुनिक उपकरणों के संभव नहीं लगती। आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह सब गहन निरीक्षण, दीर्घकालीन अध्ययन और उन्नत गणितीय सोच का परिणाम था। सवाल यही है, जब प्राचीन भारत आकाश के रहस्यों को इतनी गहराई से समझ चुका था, तो क्या हम उस ज्ञान का सही मूल्य आज कर पा रहे हैं? महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी आधुनिक इंजीनियरों और शिल्पकारों को हैरान करती हैं। ये गुफाएं ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाई गई थी। हजारों टन कठोर बेसाल्ट पत्थर को इतनी सटीकता से काटना कि स्तंभ, मूर्तियां, छतें और बारीक नक्काशी एक ही चट्टान से निकल आए, अपने आप में अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है। उस समय न बिजली थी, न आधुनिक मशीनें, फिर भी कटाई में कहीं भी बड़ी त्रुटि नहीं दिखती। कैलाश मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया, जो आज भी दुनिया में दुर्लभ माना जाता है। गलत कट लगने पर पूरा ढांचा नष्ट हो सकता था, फिर भी निर्माण पूरी तरह संतुलित है। पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि कारीगरों को पत्थर की परतों, दबाव और दिशा की गहरी समझ थी। वे ऐसे औजारों का प्रयोग करते थे जो आज तक पूरी तरह पहचाने नहीं जा सके। सवाल यही है, जब बिना आधुनिक साधनों के इतनी जटिल संरचनाएं बन सकती थीं, तो क्या प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग समझ हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत नहीं थी? हजारों वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में शिक्षा सीमित लोगों तक ही थी, तब प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विख्यात शिक्षण केंद्र मौजूद थे। तक्षशिला को दुनिया का पहला संगठित विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां भारत ही नहीं, विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ केवल धर्म नहीं, बल्कि चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति तक पढ़ाई जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी विशाल पुस्तकालय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ लाखों हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। शिक्षा प्रणाली केवल रटने पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रश्न, तर्क और प्रयोग पर जोर दिया जाता था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ प्रवेश आसान नहीं था। कठिन मौखिक परीक्षाओं के बाद ही छात्रों को प्रवेश मिलता था, जो आज की प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणाली से काफी मिलती जुलती है। आधुनिक शिक्षाविद मानते हैं कि यह प्रणाली छात्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित थी, न कि सिर्फ डिग्री पर। सवाल यही है, जब प्राचीन भारत इतनी उन्नत शिक्षा तकनीक जानता था, तो क्या हम उस विरासत को आज पूरी तरह समझ पाए हैं? हजारों वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकतर शहर अव्यवस्थित और अस्वच्छ होते थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित नगर योजना का उदाहरण थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर सीधी सड़कों, समान आकार के मकानों और सुनियोजित मोहल्लों में बसे थे। हर घर में स्नान घर और जल निकासी की व्यवस्था थी, जो सीधे मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। ये नालियां ढकी हुई थीं ताकि गंदगी और बीमारी फैल न सके। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाई गई थी। ईंटों का आकार लगभग हर जगह समान था, जो एक मानकीकृत निर्माण प्रणाली की ओर इशारा करता है। आज भी आधुनिक शहरी योजनाकार इस प्रणाली को एक आदर्श मॉडल मानते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी थी। पानी की आपूर्ति और निकासी दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया था। आधुनिक शोध यह मानता है कि इतनी उन्नत शहरी स्वच्छता तकनीक 19वीं शताब्दी से पहले दुनिया में कहीं और नहीं दिखती। सवाल यही है,
जब प्राचीन भारत इतनी आधुनिक नगर तकनीक जानता था, तो क्या आज के शहर वास्तव में उससे आगे हैं? जब आधुनिक दवाइयां रासायनिक प्रयोगशालाओं में बनती हैं, उससे हजारों वर्ष पहले प्राचीन भारत में आयुर्वेद एक पूर्ण विकसित चिकित्सा विज्ञान था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में सैकड़ों रोगों, उनके कारण और उपचार की विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में औषधियों को बनाने की सटीक विधियां दी गई हैं, जिनमें जड़ी बूटियों की शुद्ध, सही मात्रा और सेवन का समय तक बताया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आयुर्वेद केवल रोग के लक्षण नहीं, बल्कि शरीर की मूल प्रकृति को समझकर उपचार करता था। वात, पित्त और कफ की अवधारणा आज भी चिकित्सा शोध का विषय है। प्राचीन वैद्य पारा, गंधक और धातुओं को विशेष प्रक्रियाओं से शुद्ध कर औषधि में बदलते थे। आधुनिक विश्लेषण से पता चला है कि कई आयुर्वेदिक दवाइयां वैज्ञानिक रूप से प्रभावी तत्वों से भरपूर थीं। आज भी कई आधुनिक औषधियों की प्रेरणा आयुर्वेद से ली गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस प्रणाली के महत्व को स्वीकार करता है। सवाल यही है, जब प्राचीन भारत इतनी गहरी चिकित्सा तकनीक जानता था, तो क्या हम उस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ पूरी तरह जोड़ पाए हैं? आज पूरी दुनिया शून्य के बिना गणित की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शून्य को संख्या के रूप में स्वीकार करने की सबसे पहली वैज्ञानिक प्रणाली प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ ने 7वीं शताब्दी में शून्य के नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि शून्य के साथ जोड़, घटाव और गुणा कैसे किया जाता है। ये उस समय विश्व के लिए अकल्पनीय सोच थी। इसके साथ ही दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली भी भारत की देन है। एक ही अंक स्थान बदलते ही अपना मान बदल लेता है। ये विचार आज के कंप्यूटर और विज्ञान की नींव बना। अरब विद्वानों ने इस गणित प्रणाली को भारत से सीखकर इसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। बाद में यूरोप में इसी ज्ञान के आधार पर आधुनिक गणित का विकास हुआ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह प्रणाली किसी मशीन के बिना केवल तर्क और अवलोकन से विकसित की गई थी। सवाल यही है, जब प्राचीन भारत इतनी गहरी गणितीय सोच रखता था, तो क्या हम उस विरासत को आज पूरी तरह समझ पाए हैं? दोस्तों, आज का यह रहस्यमय सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें दी गई जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक रहस्य मुद्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद मुझे और भी गहरे रहस्यों तक पहुंचने की ताकत देती है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ सच ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। धन्यवाद।